हाय एवरीवन, लेसन नंबर 2 रिवाइज करते हैं बेटा आज फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फिल्ड आउट। इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एसेंशियली करके जाना है। उसके अलावा तो खैर लिमिट ही नहीं है, आप जितना करना चाहें वो भी कम रहेगा, बट वट एवर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन CBSE एग्जामिनेशन वो मैं यहाँ बता रही हूँ, तो उन पर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। पहला आएगा, इसी में से थ्योरेटिकल भी होता है, न्यूमेरिकल भी होता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। थ्योरेटिकल के लिए एक तो होता है डेफिनेशंस, आपको यहाँ बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, कोई लिमिट ही नहीं है। तो डेफिनेशंस जो टर्म्स होते हैं उनकी टर्म्स बहुत सारी हैं यहाँ पे, कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में मैं बता देती हूँ। एक तो हो गई आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन हो गया, देन नॉर्मेलिटी हो गया। इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन की जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको डिफाइन करना, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़रूर आना चाहिए। आपसे जब डेफिनेशन मांगी जाती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके साथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पुटअप करें। जनरली व्हाट यू डू इज़ कि कट शॉर्ट करने के लिए सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन लिख देते हो उसका, तो एक्सप्लेनेशन एक वैसे ही एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, स्टेट नहीं कर रहे हो उसको पूरी सेट लैंग्वेज में, तो मार्क्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तो प्लीज़ कोई भी अगर कमी रह जाएगी आपकी लैंग्वेज में तो वो खाना पूर्ति हो जाती है अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं। मेक इट अ हैबिट। तो पहली बात हुई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फिर आप एक डेफिनेशन तैयार कीजिए इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए, और एक कीजिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KB KF हैं ये, इनके डेफिनेशन आपको आनी चाहिए 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए। सो ये करने के बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करते वक्त प्लीज़ मेक श्योर कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन हो रहा है। अगर आप SPM उड़ा देते हैं तो इट इज़ सेम एज डिफ्यूजन, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। देन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस आपको आनी चाहिए। आइडियल सॉल्यूशंस आपको एट द सेम टाइम जहाँ डेफिनेशन है वहीं आपको कुछ लॉज हैं जो स्टेट करने आने चाहिए। तो स्टेट लॉज कौन कौन सा है, हेनरी है, एक राउल्स है, तो ये आपको स्टेट करने अच्छे से आने चाहिए। तो इतना कम से कम आप थियोरेटिकल प्रिपेयर कर लेना। सेकेंड जो आता है वो है श्योर है न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल तो इस चैप्टर में से बनता ही है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपका CBSE में न्यूमेरिकल बेस्ड जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि चारों चैप्टर में से मिनिमम 1 न्यूमेरिकल तो बनता ही है, 100% है। अब न्यूमेरिकल के लिए कौन कौन सा एरिया कवर किया जा सकता है, हेनरीज लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आ सकता है, हो सकता है वो स्टेट करने के लिए कहें और साथ में एक न्यूमेरिकल पुटअप कर दें। तो ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ प्रिपेयर वन न्यूमेरिकल डीलिंग विद राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ नॉर्मल भी आ सकता है, इन कोलैबोरेशन या एसोसिएशन विद डाल्टन्स लॉ भी आ सकता है। डाल्टन्स लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब आप लिक्विड इन लिक्विड वाला सोल्यूशन ले रहे हैं और दोनों के दोनों सोल्यूशंस जो हैं वोलेटाइल हैं और साथ में टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ PT लेकर के जो बात होगी वो डाल्टन्स लॉ के साथ में है। देन आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वॉन्ट ऑफ फैक्टर का भी बन सकता था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में से वॉन्ट ऑफ फैक्टर हटा दिया है तो थोड़े से आप लोग ईज पे हो, ठीक है। फिर आपको इसके साथ में और चीज़ क्या प्रिपेयर करनी है, कुछ अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, गिव रीज़न, वाई, एक्सप्लेन वाई, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट। 4 हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उन सब में से कौन सी वाली बेस्ट है एंड वाई। ये एक अच्छा सा आपके पास आंसर पूरा इसका तैयार होना चाहिए। देन एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का या सॉल्यूशंस का। इसकी टाइप्स जो है उन सब के ऊपर एक अच्छा सा शॉर्ट नोट, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग, और साथ में एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए डेविएशन पे, डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ये और एक लीजिए। देन एक और है यहाँ पे जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एक स्ट्रेस कीजिए इस बात पे कि राउल्स लॉ, इस पर एक एक्सप्लेनेशन तैयार करना है। राउल्स लॉ इज़
एन एक्सटेंशन ऑफ हेनरीज लॉ, है ना। तो ये तो ज़रूरी है क्योंकि आपके पास यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। गैस इन लिक्विड जो है सिर्फ ये हेनरीज लॉ समझाता है, तो बाकी दो का क्या, इन दो को समझाने के लिए हेनरीज लॉ को थोड़ा सा उसकी डायमेंशंस को एक्सटेंड किया है, और ये काम राउल्ट्स ने किया था। हेनरी कांस्टेंट हटा करके उन्होंने अपना खुद का कांस्टेंट दे दिया था। तो इस तरह से प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस एज वेल कि ये कैसे आप कह सकते हो कि इट इज़ एन एक्सटेंशन। तो यहाँ तक तो ध्यान रखिए। बाकी आपका जो इस चैप्टर में जो कवर होगा वो एक तो होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे और सॉल्यूशन जो हैं, और ऊपर से बाइनरी होंगे। तो ये होमोजीनियस तो है ही है, साथ में बाइनरी। तो बाइनरी का मतलब क्या हुआ कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट ही ध्यान रखना है, बस इतना हमेशा ध्यान रखिए। सॉल्यूट हमेशा वो वाला होगा जो ट्रेसेस में होगा या लेसर अमाउंट में होगा, एंड सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा मैक्सिमम प्रोपोर्शन में होगा, ये ध्यान रख लेना। तो ज़्यादा ये नहीं देखने की ज़रूरत हर बारी वाटर ही होगा। तो कई बारी एमसीक्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि वाटर एंड अल्कोहल को मिलाया जिसमें अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा था, तो ऑब्वियस ही बात है दैट इज़ वर्किंग एज सॉल्वेंट। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि वाटर ओनली इज एवरी टाइम द सॉल्वेंट। तो आप प्लीज़ उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बाइनरी सोल्यूशन आपके कोर्स में, और साथ में एक और चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट वो ये है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। ये कहीं नहीं भी लिखा हो तो आपके कोर्स में यही लिमिट है, तो प्लीज़ इसको यही कंसिडर करके चलें और आपकी कैलकुलेशंस थोड़ा सा ईजी हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको सारे आने चाहिए, साथ में उनके शॉर्टकट्स जो होते हैं वो आने चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ गया। देखिए यहाँ पे सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। थोड़ा सा कुछ एडिशनल मैं बता देती हूँ। अगर डाइल्यूशन की बात हो रही है, एक ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है और उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, तो डाइल्यूशन के वक्त आप फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो होगा M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका कितना लें जिससे कि M2 जो नई कॉन्सेंट्रेशन आप चाहते हो उसका नया वाला वॉल्यूम बन जाए। तो इस तरह से आपको M1V1 और इज इक्वल टू M2V2 वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मोलैरिटी निकालना चाह रहे हो मिक्सचर की, आप कुछ अलग अलग H2SO4 के कई सारे कॉन्सेंट्रेशन के जो सॉल्यूशन है वो बने हुए हैं, आप उनको सबको मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, तो ऐसे में जब आप एक मिक्सचर बना रहे हो तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर अगर आपको निकालना है विल बी इक्वल टू M1V1 जो आपने घोला था, कितना वॉल्यूम घोला, M2 मोलैरिटी का कितना वॉल्यूम लिया अपॉन V1 प्लस V2। और भी तीसरा होता तो और ऊपर भी M3V3 आ जाता, नीचे V3 आ जाता। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो, पर क्योंकि बाइनरी की है तो स्टिक टू दिस ओनली ना। तो एक हो गया आपका ये, एक हो गया ये शॉर्टकट। तीसरा शॉर्टकट जो है वो है मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अगर दिया जाता है परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। बस ये याद रखिए, इससे अप्लाई कर लीजिए। और जहाँ ये मोलैरिटी है साथ में ही आप साइमल्टेनियसली नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो। उसमें क्या चेंज आएगा, परसेंट इंटू डी इंटू 10 तो सेम रहेगा, नीचे इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोलिकुलर मास या मोलर मास और यू गोइंग टू यूज़ द इक्विवेलेंट मास। हो गया बस इतनी सी बात है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास को डिवाइड कर दीजिए जितने भी जो भी एन फैक्टर है। एन फैक्टर माने जितने एच आयन डिस्प्लेसेबल हैं, जितने ओ एच आयन डिस्प्लेसेबल हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, ये एन फैक्टर कहलाता है। तो एन से डिवाइड कर दीजिए। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, वो है अपार्ट फ्रॉम मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन, ये चार तो यहाँ पे आपको दिए ही हैं। इसके एडिशनल, इसके अलावा जो है वो मैं बता रही हूँ। एक और रिलेशन कई दफ़ा MCQ में काम आता है, तो ये शॉर्टकट में काम आएगा आपका, जब एकदम से आपको बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कैलकुलेट करना है ना, तब आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम सेटिंग अ रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इनके बीच में रिलेशन बता रही हूँ। वो होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट जो ट्रेसेस में है अपॉन XA इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर कभी XA नहीं दिया हो ना तो क्या करेंगे, 1 - x भी रख दो नीचे, हो जाएगा काम। तो ये वाला एक एक्सप्रेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में व्हेन यू नो द नॉर्मेलिटी कैन बी कन्वर्टेड टू मोलैरिटी, मोलैरिटी पता हो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ज़्यादातर आपका वाइवा में पूछा जाता है, इंस्टेंट आंसर चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मेरी आदत है ये A और B लिखने की, जैसे मैंने ये A और B लिखा है, तो लेट मी स्पेसिफाई कि A इज़ सॉल्वेंट, मैं सॉल्वेंट को रेफ़र कर रही हूँ, B सोल्यूट को रेफ़र कर रही हूँ, A में B मिलाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से, एंड बाकी कहाँ पे आना, NCERT में से ही ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये सब, है ना।
देन इसके बाद में आप आ जाइए इधर, मोल फ्रैक्शन हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आपके पास आ रहा है मोलैरिटी और मोलालिटी, ये आ गया मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी में आप ये जो नीचे में ये वाला पैराग्राफ का जो पोर्शन है इसको याद कर लीजिए। ये आपको ये बता रहा है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से हैं। मोलारिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसीलिए जनरली मोलारिटी नहीं प्रेफर करनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली जो वर्केबल हमारे पास है वो यही मोलारिटी होता है ना। तो ये एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोलालिटी या प्रेफरिंग मोलालिटी ओवर मोलारिटी। ओके, स्मॉल एम को कैपिटल एम के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं। ये इंटेक्स क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर कर लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे आपका हैंड और सॉलिड हो जाएगा, तो ये प्लीज़ करके चलिए। इसके बाद में आपके पास आती है सोल्यूबिलिटी। कई बारी आपके प्रैक्टिकल्स के दौरान आपसे सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है, वो डू एग्जैक्टली मीन बाय सोल्यूबिलिटी नहीं पता होती बच्चों को, तो प्लीज़ ये डेफिनेशन यहाँ से लर्न कर लें। ये है डेफिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये स्पेसिफाइड अमाउंट जो है इसकी जगह पे आप 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमें आगे पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 3 तरीके के। वो होंगे व्हेन यू आर डिजॉल्विंग गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड दोनों वोलेटाइल हैं, एंड सॉलिड इन लिक्विड व्हेन सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल और ये आपका वोलेटाइल है। तो ये वाला तो दिया जाएगा एक्सप्लेन बाय हेनरीज लॉ, एंड इन दो को एक्सप्लेन करेंगे राउल्स लॉ से। तो ये 2 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल भी यहाँ पे आगे आएगा, तो यहाँ पे ये भी तैयार कर लें। ठीक है, अब चलते हैं हम सोल्यूबिलिटी। ये फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ सारे, सिर्फ इसकी तो एक रीडिंग ले लीजिए, काफ़ी है। ली चैटलियर प्रिंसिपल को बताएगा ये कि क्या होता है एक्सोथर्मिक के लिए, क्या होता है एंडोथर्मिक के लिए क्या। तो यहाँ के लिए इसमें कोई ऐसा कोई खास नहीं है, तो ये सिर्फ रीड, एक बार इसको रीड कर लें, काफ़ी रहेगा, सफिशिएंट है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। नाउ ये एक तरह से यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। तो वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी जो है ये वाला इफेक्ट साथ में प्रेशर, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर भी है, कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो इसी तरह से प्रेशर भी इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। एंड इस प्रेशर का इफेक्ट पढ़ने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को स्टेट करना आना चाहिए, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए, और इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुटअप करके न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। इस पे एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली तैयार कर लें। तो आपको स्टेट करता हुआ तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिख ही रहा है, ये रहा हेनरीज लॉ, यहाँ से उठा लें, ये पूरा हेनरी लॉ समझाया हुआ है। देन इसके बाद में नीचे में और ये वाला भी दिया हुआ है इधर, तो ये तो पूरा यहाँ से पढ़ लें बढ़िया से तरीके से। ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, KH जो है वो हेनरीज कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ पर मैं एडिशनल एक और बता देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ CBSE के लिए स्ट्राइव कर रहे हो, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी थोड़ा सा अपना प्लेटफॉर्म तैयार करते रहते हैं, तो उसमें में भी आपसे जो मास है या मोल फ्रैक्शन है या जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व ऐसे करके ये सब ना निकलवाया जाए, आपसे हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा हो। तो अगर कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस पूछा जा रहा है ना, जो डिजॉल्व की है, सोल्यूट है ये, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस अगर पूछा जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्राम में तो दोगे नहीं, वो तो वेट होता है, W होता है। तो W निकालने के लिए तो यहाँ पे आराम से आप लोग CBSE तक रखिए, लेकिन उसके बाद में आगे अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस निकालना हो तो आप ये निकाल सकते हैं बाय हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ KH एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा सीधा, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स आपको मालूम ही है बस, तो वो तो पता ही है, मोल्स पर लीटर आ जाता है आपका ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ में आपको थोड़ा सा KH के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, मैच द फॉलोइंग में आएंगे, तो हो सकता है कुछ गैसेस के KH वैल्यूज दी हुई हो और आपसे ये पूछा जाए कि आउट ऑफ दीज गैसेस विच वन इज़ द मोस्ट सोल्यूबल, विच वन इज़ द लीस्ट सोल्यूबल। उसके लिए पैरामीटर याद रखिए, ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ KH, लेसर इज़ द सोल्यूबिलिटी। KH सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करता हुआ एक पैरामीटर है, जितना ज़्यादा KH होगा किसी गैस का, वो गैस उतनी ही कम सोल्यूबल होगी। तो ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि जो ईजीली लिक्विफाइबल गैसेस हैं
इजीली लिक्विफाइबल गैसेस का क्या मतलब हुआ, कि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। तो ये जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस हैं, जो लिक्विड में आराम से कन्वर्ट की जा सकती हैं, जो नॉन परमानेंट है, रादर टू से नॉन परमानेंट गैसेज हैं। ये परमानेंट गैसेज होती हैं आपकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से। तो ये क्योंकि ये वाली ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, ज़्यादा सोल्यूबल का मतलब दीज हैव लेस pH। O2H2 N2 इज हैविंग ग्रेटर pH, है ना। तो इस तरह से NH3SO2 CO2 आर हैविंग लेसर pH, क्योंकि वो नॉन परमानेंट गैसेज है, दे कैन बी इजीली लिक्विफाइड। और साथ में एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि pH की जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट शुड बी सिमिलर विद प्रेशर। जो प्रेशर की यूनिट होती है वैसे ही यूनिट इसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा MCQ में पूछा जा सकता है, कंपेयर करने के लिए आ सकता है। तो ये बात हुई हेनरीज लॉ की। साथ में हेनरीज लॉ को अप्लाई करते वक्त ये भी है, यहाँ पे भी ये भी ले लेना, एक्वेटिक स्पीशीज़ वाला ये जो है कि वाई वार्म वाटर में फिशेस सर्वाइव नहीं कर सकती। इस पर एक क्वेश्चन बनता है, पुट अ क्यू हियर, यहाँ लगा दीजिए जिससे कि पता रहे कि हाँ इसको भी आपको तैयार करना है। लिमिटेशंस थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, अपना खुद कुछ दायरा है हेनरीज लॉ का, हर जगह वर्केबल नहीं है। हेनरी लॉ को अगर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या लिमिटेशन है। टेम्परेचर शुड बी क्या लिखो, ऐसे लिख देते हैं कि शुड नॉट बी टू लो। बहुत कम अगर हो गया तो ऑलमोस्ट सॉलिडिफिकेशन पे आ जाता है, तो ये वर्केबल नहीं होगा, या लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाती है गैस, तो वर्केबल नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर बहुत कम नहीं करना है। एंड गैस शुड नॉट बी ना हाईली सोल्यूबल, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल हो जाए तो भी ये काम नहीं करेगा, तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बन करके फिर वो उसकी खुद की जो नेचर है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एंड गैस शुड नॉट रिएक्ट, या नॉन रिएक्टिव लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ तो बात एक ही है। रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना गई तो फिर हेनरी लॉ अप्लीकेबल ही नहीं है, उसका खुद का फॉर्मेट तो वैसा ही रहना चाहिए ना जैसी वो डाली है आपने। एंड प्रेशर ऑल्सो शुड नॉट बी लो, बहुत कम प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर भी थोड़ा सा इतना तो होना चाहिए कि गैस डिजॉल्व हो सके, ठीक है। तो ये हो गई लिमिटेशंस जहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, बाकी सब जगह पे आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे आ रहे हैं यहाँ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इन डे टू डे लाइफ। कम से कम 3 पॉइंट यहाँ पे तैयार रखिए, और वैसे भी सारे रीडिंग तो आपको इसलिए भी लेनी है क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओपन एंडेड बन सकता है, या वैसे ही पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बेंड्स एंड हाउ आर दे क्रिएटेड, व्हाट डू यू मीन बाय एनॉक्सिया, व्हाई इट हैपन्स, एनॉक्सिया क्यों होता है हायर एल्टीट्यूड्स पे। तो ये रहा यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये थोड़ा सा एक रीड कर लेना, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। साथ में हेनरीज लॉ के लिए आप जो ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, ये दो न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व कर लें। अगर ये दोनों कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल्स पे हैंड थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ हेनरीज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यू आर एबल टू डू देम, ठीक है ना। तो हमने गैस इन लिक्विड की तो बात कर ली जब हमने हेनरीज लॉ पढ़ा। अब आगे चल के आएंगे, आपके पास यहाँ पर आ रहा है लिक्विड इन लिक्विड, एंड ऑफ कोर्स ये राउल्स लॉ से समझाया जाएगा। तो यहाँ पे राउल्स लॉ का इम्पैक्ट आ रहा है, इसके डेफिनेशन ये रहा है, विच स्टेट्स दैट, पूरा याद कर लें बढ़िया से। साथ में नीड नॉट टेल अगेन एंड अगेन कि आपका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P1 ये है, P2 ये हो गया। अब साथ में डेल्टन्स लॉ के साथ में आ रहा है, देखिए जब आप दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों अपना अपना प्रेशर में पार्शियल प्रेशर अपना दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दोनों का आ रहा है, तो P टोटल इज गिवन बाय अल्टीमेटली द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द बोथ कंपोनेंट। इन दोनों का वैल्यू रखिए। PT एक फॉर्मेट आ रहा है। अब जैसे अगर मेरा पेपर देखा होगा आपने रिसेंटली जो मैंने अभी दिया था इस पे लेसन नंबर 2 पे बेस्ड, उसमें मैंने इस एक्सप्रेशन को दिया था MCQ में। कई सारे एक्सप्रेशंस लिखे थे, कंफ्यूजिंग भी हो जाता है सारे एक साथ देख देख के ना। इसको याद करने का मैं एक तरीका थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ, अगर कभी एग्जाम में ऐसे क्विकली करना हो, रादर देन गोइंग फॉर द डेरिवेशन। ये नहीं हर बार आप डिराइव कर करके ही चेक कर रहे हैं, खूब टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको ऐसे नहीं करना। मल्टीपल चॉइस ये 1 मार्क के होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होता। तो हैव अ लुक, एक प्रिलिमिनरी लुक लेना है। कैसे लेना है, जब 3 प्रेशर्स एक साथ लिखे हुए ना ऑल्टरनेट आएंगे। देखिए 1 से शुरू करोगे तो 1 2 1, अगर 2 से शुरू करोगे 2 1 2 आएगा, और साथ में इसका भी अलग है। तो ये 1 का है, देन 2 देन 1 एंड 2, देखा ऑल्टरनेट। इस तरह का अरेंजमेंट देख लेना, अगर इस तरह का अरेंजमेंट आता है तो आप उसको टिक कर दीजिए।
तरीके अपने अपने होते हैं। ये तो जस्ट ये है कि एट अ ग्लैंस, बिना ज़्यादा दिमाग लगाया अगर एट अ ग्लैंस आप किसी कुछ ऑप्शन हैं और उनमें से सिलेक्ट आउट करना चाहते हैं तो आप अपना भी खुद का कोड बना सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक हेल्प किया है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यही काम करें, ऐसा नहीं है। तो इसको भी इक्वेट किया था y इक्वल टू mx प्लस सी से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कोऑपरेट कर रहा है ये, जब x एक्सिस पे आप x2 रख रहे हैं तो ये हो जाता है m और ये हो गया c इंटरसेक्ट। ओके, तो p टोटल हो गया आपका y एक्सिस के ऊपर। तो अगर आप इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, क्योंकि फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का आएगा। ठीक है, ये मैंने बताई दिया इन कोलैबोरेशन विद डेल्टन्स लॉ है, ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ में आ रहा है एक न्यूमेरिकल, वन न्यूमेरिकल इज पॉसिबल एंड थियोरेटिकल भी पॉसिबल है, प्लस MCQ में भी ये पूछा जा सकता है जैसे कि मैंने पूछा था ऑप्शंस के लिए। ओके, तो फिर ये हो गया ग्राफ। इस ग्राफ में कई बार पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ में ही आपने स्ट्रेट लाइन किस लिए बनाई थी, आपने कर्व क्यों नहीं बनाया। स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई क्योंकि आपका जो अभी भी एक्सप्रेशन मैंने बताया था वो एक्सप्रेशन टैली कर रहा है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, इसलिए है। साथ में एक थोड़ा सा कंपोजिशन वाला जो यहाँ पे ये है ये पढ़ लेना, ये ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आ रहा है आपका, अभी तक तो हमने सॉल्यूशन फेज में कंपोजिशन प्रोपोर्शन कहा था, ये कंपोजिशन है इन वेपर फेज, इस पे भी वन न्यूमेरिकल पॉसिबल। तो ये कंपोजिशन याद कर लेना। ठीक है, P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होता था ना, तो x की जगह आपकी बार कंपोजिशन y है, क्योंकि x ही यहाँ रख दोगे तो फिर कैसे पता चलेगा, दोनों सेम हो जाएंगे। x है जब सॉल्यूशन में है, वेपर में है तो y रख दिया उसको, एंड पी नॉट की जगह p टोटल आ रहा है, बस इतना सा फर्क है। तो दिस गिव्स यू द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में a कंपोनेंट कितना है, b कंपोनेंट कितना है, ये आपको ये चीज़ बता रहा है। एंड इसका जो एप्लीकेबिलिटी चाहिए इसकी, और अभी डेल्टन्स लॉ के साथ कोलैबोरेशन में जो भी पी टोटल वाला एक्सप्रेशन आया था वो दोनों इस न्यूमेरिकल में काम आ रहे हैं। तो आप देख लेना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व है, इसको थोड़ा सा देख लो तो पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। ओके, देन आ जाइए आप। हाँ, अब ये है इसके ऊपर बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये बोर्ड में आया हुआ है बिल्कुल ऐसे के ऐसे कि हाउ कैन यू से या प्रूव राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ या एक्सटेंशन। तो वो चीज़ आपको कंपेयर करके बतानी होगी, गो थ्रू दिस एंटायर थिंग, है ना। तो बता देना कि किस तरह से, क्योंकि लिमिटेशन मैंने आपको बताई, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, तो उसके लिए थोड़ा सा उसका डायमेंशंस को आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, एंड एक्सटेंड करने का काम राउल्ट ने किया था, KH को रिप्लेस किया था। तो ये देख लेना थोड़ा सा, यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है। उसके बाद में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में बात आ रही है। अब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो क्या करता है, क्योंकि सरफेस ब्लॉक कर देता है, ये सरफेस ब्लॉक कर देता है तो इसीलिए इवेपोरेशन घट जाता है। इवेपोरेशन घटने से क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज वंस अगेन अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें भी आएगा। वहाँ पर रिलेटिव लेंगे, यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लर्न कर लेना यहाँ से। देन उसके बाद में आ जाइए, एक डिस्टिंक्शन आ रहा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंसेस वाला पोर्शन अच्छे से तैयार कर लें। मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा इसको तो रीड करना है, मैं थोड़ा सा एक बारी ब्रश अप करवा देती हूँ। आइडियल एंड नॉन आइडियल क्या होते हैं, है ना। ये नहीं है कि रीड नहीं करेंगे, रीड तो आपको पूरा करना ही करना है, एग्जाम्पल्स भी आपको वहाँ से उठाना है, लेकिन थोड़ा सा प्रिलिमिनरी टाइप में मैं बता रही हूँ। जो नए इंटरेक्शंस आए ना, AB इंटरेक्शंस should be same as previous one। जो AA और BB इंटरेक्शंस थे, B लिक्विड में जो B और B इंटरेक्शंस थे, A में जो A और A इंटरेक्शंस थे, वैसे ही नए वाले इंटरेक्शंस बनते हैं। ना सिकुड़ता है सोल्यूशन, ना ही एक्सपैंड होता है, तो आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। एंड नहीं है इक्वल, सेम नहीं है, तो नॉन आइडियल हो गया। सेकेंड, PA should essentially be given by P नॉट A x A, राउल्स लॉ से गिवन होना चाहिए। सेम वे पार्शियल प्रेशर ऑफ B देंगे तो शुड बी P नॉट B इंटू एक्स डी, ऐसे ही दिया जाना चाहिए। अगर ये इसको टैली करता है, इसको फॉलो करता है तो वो आइडियल कहलाएगा, एंड नहीं फॉलो करता तो नॉन आइडियल कहलाएगा। ऑन मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज शुड बी जीरो, नाइदर इट शुड कम आउट टू बी एक्सोथर्मिक नॉट एंडोथर्मिक, तब तक तो वो आइडियल है, नहीं है तो नॉन आइडियल है। फोर्थ आ जाएगा ऑन मिक्सिंग द चेंज इन वॉल्यूम, जितना एक्सपेक्टेड था 10 और 10 ml मिलाया तो 20 ml ही आ रहा है अगर एग्जैक्टली, तो जीरो, नेट चेंज कोई खास नहीं है, तब तक तो आइडियल नहीं है। अगर ऐसा तो ये आ जाता है आपका नॉन आइडियल।
ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये सिर्फ एक थोड़ा सा समझाने के लिए है। सेम वे अब आइडियल की कुछ एग्जांपल्स वो भी ले लेते हैं। बेंजीन में आपने अगर टोलुइन मिला दिया, एक जैसे ही है, कोई खास नेचर में फ़र्क नहीं है, तो एक तो ये हो गया। और आ जाएंगे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में बिल्कुल इसी का जैसा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मिला दो, एक ही बात है, वो एक जैसा ही रहेगा। हेक्सेन में हेप्टेन मिला दो, कोई चेंज नहीं आएगा, एक जैसा बिहेवियर रहेगा इनका। देन आप इसमें इथाइल ब्रोमाइड, आईपीएसी नेम नहीं है, कॉमन नेम है, ब्रोमो इथेन होता है आईपीएसी नेम ना, और इथाइल आयोडाइड, ये दोनों मिला दीजिए, काफ़ी कुछ एक जैसे ही हैं, कोई खास फर्क नहीं है, साइज वाइज में बहुत ज़्यादा नहीं है। सेम वे क्लोरोबेंजीन हो गया और उसमें ब्रोमोबेंजीन मिला दिया आपने। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन के। और नॉन आइडियल भी आ जाएंगे, तो नॉन आइडियल भी बता देती हूँ मैं। अब नॉन आइडियल में आपको पता है, प्रिपेयर कीजिए एक शॉर्ट नोट नॉन आइडियल का। नॉन आइडियल में आपके पास में दो तरीके के आएंगे, वन दोज विच शो पॉजिटिव डेविएशन, और एक होंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो हम उन दोनों के एग्जांपल्स इसी तरह से लिख लेते हैं। मैं अभी ले रही हूँ वो वाले जिनमें पॉजिटिव डेविएशन एक्सपीरियंस होता है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिख देती हूँ, इनमें से इनको समझ लीजिए। नहीं अगर समझ में आ रहा है कोई, अगर किसी के लिए रीज़न नहीं मिल रहा है, यू मे मेल टू मी, है ना, आप मुझे मेल कर दीजिए अपना प्रॉब्लम एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू कि क्यों नहीं है, क्यों पॉजिटिव वाला है, क्यों नेगेटिव वाला नहीं है वो, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहले इन्हें समझ लीजिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, इनमें क्या है, ए बी इंटरेक्शंस जो है पॉजिटिव डेविएशन में क्या होंगे, ए बी इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। पॉजिटिव डेविएशन होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा कब, ए बी इंटरेक्शंस आर लेसर देन, नए जो इंटरेक्शन है वो वीक हो गए, बॉन्डिंग टूट गई, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे जो एसीटोन तीनों जगह पे आ रखा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई थी थोड़ी बहुत, वो सारी की सारी ये बीच में इनके आने से टूट गई तो एक्सपैंड हो गया सोल्यूशन। ऑन मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। सेम भी देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपने बेंजीन मिला दिया, बेंजीन का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। वाटर में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, आपने बाहर से इथेनॉल डाल दिया। तो ये सारे एग्जांपल्स को, ये लिमिट तो कुछ है ही नहीं, देखिए मैं जितने चाहूँगी वो लिखती ही चली जाऊँगी फिर ऐसे तो बस इनमें सब में ये है कि इंटरेक्शंस जो है वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, अगर अब एक नई बहुत स्ट्रॉन्ग अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, तो वो सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन के आ जाएंगे। इसमें जैसे वाटर में एसिड मिलाया, कोई सा भी HCl मिला लो, नहीं तो HNO3 मिला लो, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी इनमें, है ना। सेम वे क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3, इसमें एसीटोन डाल दिया और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो गई। देन एसीटोन में आपने एनिलीन मिला दिया, अब एनिलीन नाइट्रोजन भी लेके आ रहा है, तो और एक अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो गई। सेम वे फिनॉल में एनिलीन मिला दिया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये आपके नेगेटिव डेविएशन के हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतने में से इससे ज़्यादा तो कोई नहीं पूछे जाएंगे। आप इन एग्जांपल्स को बढ़िया से मास्टर ऑफ कर लें। एंड इसका जो पूरा कंटेंट है वो कंटेंट आपको देखिए, ये जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, जब शॉर्ट नोट कहा जाए ना तो प्लीज़ ग्राफ भी दे के आए, वहाँ पे एक्सप्रेशंस की भी पूरी मदद लें और आप उनको इस तरह से समझाएं, ठीक है। देन इधर में आपको ये तो पूरा ही पढ़ने का है, इसमें तो मैं कुछ कहूँगी ही नहीं कि यहाँ पे कहीं कुछ रह जाता है। हाँ, ये एजियोट्रोपिक की डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है। और ये तो पूरा ही रीड द एंटायर कंटेंट, ठीक है। तो क्योंकि रीड करने से ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, और क्लियर हो जाते हैं तो फिर अगर विद इन द लाइन कोई चीज़ उठा करके दी जाती है तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आपने ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन किए हैं तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का भी कर लीजिए, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, स्टेट करने के लिए आता है तो आप कर सकते हैं। उसके दो टाइप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। इनके बारे में थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से ले लेना, अच्छे से पढ़ लो, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। फिर उसके बाद में आ रहा है ये सिंटेक्स क्वेश्चन आ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो रही हैं। बच्चों पता नहीं क्या बात है, तुमसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने के लिए कही जाती है, तो पता नहीं कैसी वैरायटी ऑफ स्टेटमेंट्स लिख के आते हो यार। सीधी सी बात है, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंडेंट ऑन या डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कितना सोल्यूट पार्टिकल आपने मिलाया है, सिर्फ इस पे डिपेंड करे। एंड
इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, वो किस नेचर का था इस पे डिपेंड नहीं करे, वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करे, वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। मैंने अभी दिया भी था टेस्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या है प्रॉब्लम, मेरे समझ में नहीं आता क्यों इतने सिंपल चीज़ें नहीं करते हो आप लोग। बहुत बड़े बड़े रैंडम देख के चलते हो, क्यों रैंडम देख के चलते हो? अब तो आपके MCQ भी आ रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे, असर्शन रीजनिंग आएगा। गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी है, इधर में दी हुई है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन आपका आ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों में से 1 न्यूमेरिकल श्योर है, एक न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का ज़रूर और ज़रूर आएगा। ये रिलेटिव लोअरिंग ले लीजिए पहले, रिलेटिव लोअरिंग का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, तो चारों के तो एक्सप्रेशन आप अपने लिख लें और इस तरह से लिखें कि उसमें से मोलर मास निकालना आसान हो जाए। और जब न्यूमेरिकल आ जाए, सिंस वी नो दैट, इस फॉर्मूले से स्टार्ट कर दो बस। तो वेरिएबल्स जो हैं उनमें से कोई एक आपसे निकलवाया जाएगा, वो निकाल लीजिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, इसका ग्राफ भी याद रख लेना। 1 एटमॉस्फेयर हमारा टारगेट होता है कि प्रेशर उतना बराबर हो जाए, नहीं तो 1.013 बार हो जाता है, एक ही बात है। 1 एटमॉस्फेयर इस स्केल पे ये हो जाता है, देखिए इसके बराबर लाना है, और ये एलिवेशन हो गया, बस इतना। यहाँ जो सोर्स ऑफ एरर, हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता दूँ कि यहाँ क्या एरर आ सकता है, आप कहाँ गलती कर सकते हो। फॉर्मूले में कुछ नहीं, ये रहा आपका फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले को लर्न करना है आपको। ये जो KB है ये इपिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, तो इसको डिफाइन करना आना चाहिए आपको। ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, निकालना आना चाहिए। हाँ, सबसे पहला पॉइंट, जब आप मोलर मास निकाल रहे हैं, अगर आपसे ये कैलकुलेट कराया जाता है, आपने कुछ वैल्यू निकाला है, तो प्लीज़ इसका यूनिट ग्राम पर मोल ही रखें, सिर्फ ग्राम में ना छोड़ें। अगर आपने मोल उड़ा दिया तो इसके आधे मार्क्स उड़ जाते हैं, तो प्लीज़ न्यूमेरिकल में यूनिट्स लिखते वक्त ग्राम पर मोल में ही रिप्रेजेंट करें। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डेल्टा टी भी अगर आपको रिप्लेस करना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? शुड बी हायर माइनस लोअर। ये सॉल्यूशन का है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो इस तरह से रखें, क्योंकि फ्रीजिंग में इसका उल्टा हो जाएगा, इसीलिए कह रही हूँ। तो स्ट्रेस करें इस बात पे भी। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि अगर आपको एलिवेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन, वो डिग्री सेंटीग्रेड में लगा देते हैं बच्चे, क्या करते हैं उसको भी पहले केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। भैया कोई ज़रूरत नहीं है, एलिवेशन इज़ एलिवेशन, वो किसी भी स्केल पे लो, नेट डिफरेंस तो नेट डिफरेंस ही रहता है। तो एलिवेशन अगर ऑलरेडी गिवन है, कीप इट लाइक, यूज़ इट लाइक दैट ओनली, यूज़ इट एज सच, क्योंकि वो ऑलरेडी एलिवेशन माइनस कर करा के वो दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस तरीके की। एंड इस कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए ये रहा, फॉर्मूले में से ही बनाएंगे, m को 1 रख दीजिए, तो इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ एरर है जिसको मैंने स्ट्रेस कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में ये ग्राफ याद रखिए, इसको कभी अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाए या कभी आपको ये ग्राफ बना करके चीज़ें पूछी जाए कि अलोंग A एंड B, ऐसे भी आ सकता है, A और B के अलोंग कौन सा क्या मिल रहा है आपको, B और C के अलोंग क्या मिल रहा है, ठीक है। देन ये D पॉइंट कौन सा है, अलोंग DE आपको क्या मिल रहा है, तो इस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। वंस अगेन डेल्टा TF यहाँ पे कैसे दिया जाएगा, यहाँ होगा TF नॉट माइनस TF, हायर माइनस लोअर, हायर है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा है, ध्यान रखना। वंस अगेन मोलर मास अगर यहाँ पे निकालने के लिए आता है, ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आपको डिफाइन करना आना चाहिए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मींस KF डिफाइन करना आना चाहिए। ये रहा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई होगी, तो आप इसको पढ़ लें। ये है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और फॉर्मूला जो आएगा वो आपका मोलर मास के बेसिस पे आएगा। मोलर मास का आपको याद करना है, ये रहा, सेम है, बस TB की जगह TF आएगा, KB की जगह KF आएगा, बस इतना सा काम है और तो कुछ भी नहीं है। तो इस पर भी एक न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में जहाँ एक तरफ आपका न्यूमेरिकल पॉसिबल है, वहीं दूसरी तरफ इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये तो इतना इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस के लिए, ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी है, ये आपका रीजनिंग असर्शन टाइप के लिए भी है, ये आपका MCQ के लिए भी है, ध्यान रखिएगा ये। और साथ में एक थ्योरेटिकल स्टेट करने का क्वेश्चन भी, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं।
इसमें से कई दफ़ा 1 मार्क का ऐसे भी पूछा जा सकता है कि SPM जो है वो 2 तरीके की होती हैं, नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। तो इनका एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो हो गया सेल्यूलोज एसीटेट या सेल्यूलोज नाइट्रेट होता है, दोनों ही आ जाते हैं यहाँ पे। और नेचुरल में आपको पता है अनियन पील, सेल वॉल, एनिमल ब्लैडर एंड एट्सेट्रा है ना, तो वो सारा का सारा आप यहाँ से ले सकते हो। अच्छा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर समझाएं, डोंट फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस SPM। अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उड़ा देते हो तो आपका वो ऑस्मोसिस नहीं होता, इट इज़ सेम एज डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फ़र्क ही यही है, माइग्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, इसको जल्दी में नहीं बहुत सोच समझ के करेंगे। ये रहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में, एंड यहाँ पर आपका सारा का सारा जो है ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यहाँ से ले लें, एंड इसके साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर, ये वाला जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में है, पाई के बारे में। मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का सिर्फ सिंबल लिख रही हूँ, दिस इज पाई। ये ऑस्मोसिस है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको समझ लें। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट सॉल्वेंट molecules always flow from lower concentration to higher concentration of solution. The osmotic pressure has been found to depend on the concentration of the solution. ये पॉइंट लर्न कर लें, ये MCQ में आ सकता है। ओके, बस इतना है कि आप हमेशा ये याद रखें, इसकी डेफिनेशन आपको एक तो अपने दिमाग में सेट करना होगा, आप किस वे में डिफाइन करना चाह रहे हो। आप किसी भी टर्म्स में कर सकते हो। यू कैन से फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन माइग्रेशन हो रहा है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ जा रहा है, ऐसे समझा लोगे तो भी वही है। और अगर आप सिर्फ ये तो सॉल्यूशन के टर्म्स में है ऊपर की दोनों, अगर आप सॉल्वेंट के टर्म्स में कह रहे हो तो डाइल्यूट वाले में सॉल्वेंट ज़्यादा है ना, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की जगह से ये माइग्रेट करके जाएगा लेसर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो आप देखिए, आप सॉल्वेंट के बिहाफ पे समझा रहे हैं या सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन की हैं। ये इस पाई तो मैंने इसके लिए लिखा है, ठीक है। सॉल्यूशन के बेसिस पे समझाओगे तो ये दो डेफिनेशंस आ जाती हैं, और अगर सॉल्वेंट के बिहाफ पे समझाओगे तो ये वाला हो जाएगा। तो देखिए दोनों उल्टा है, इसलिए आप अपना खुद का एक सेट कर लें और उसी बेसिस पे समझाया करें। टू मैनी थिंग्स विल डेफिनेटली स्पॉइल एवरीथिंग। यहाँ जो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपका ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक है पाई इज इक्वल टू CRT, इसका यूज़ बताती हूँ। दो जो सोल्यूशन रखे हैं ना, मान लीजिए इधर A कंपार्टमेंट, इधर B कंपार्टमेंट है। A में मैंने कुछ सॉल्ट एंड वाटर ही रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने ज़्यादा मोर सॉल्ट वाला लेके किया है, तो मतलब ऑब्वियसली ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है। एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा है, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा हुआ है मैंने। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि B जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर A के कंपैरिजन में कैसा है। तो हमेशा याद रखिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज ऑलवेज हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ सोचते हैं नहीं B का तो नहीं होगा। अरे B का होता है, जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है, बिकॉज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, और ये सब चीज़ें आपकी फॉर्मूले में से ही बन जाती हैं। अगर ऑन द स्पॉट थोड़ा सा आप अपनी एफिशिएंसी दिखाएं तो उन फॉर्मूलों को रिकलेक्ट अगर कर लें, उसमें से निकाल लें और स्टेटमेंट्स आपके पास में आ जाते हैं। रटने का काम ऐसे नहीं करें। यहाँ पे जो है अब आगे का भी पोर्शन है, अभी तो मैं सिर्फ इतना सा बता रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट एंड वाई। तो कौन सी बेस्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। और क्यों बढ़िया है उसके सारे पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। भाई हीट करने पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे यूज़ करोगे, है ना, वो तो टूट चुका होगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तब आप ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ कर सकते हो। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जिनका हाई मोलिकुलर मास होता है, तो मोलिकुलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। द ग्रेटर द मोलिकुलर मास द लेसर इज द वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बहुत नॉमिनल सी आएगी, आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। एलिवेशन टेम्परेचर में हो रहा है थोड़ा सा 1 डिग्री 2 डिग्री से, तो मे भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना
केपेबल नहीं हो समझाने के तो वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आप ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर अकेला है जो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, बाकी सब मोलैलिटी लेके चल रहे हैं, और लिक्विड को तो हम वॉल्यूम में ही कंपेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे करके यहाँ सारे आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं, गो थ्रू दिस एंटायर थिंग। एक ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन है जिनका ऑस्मोटिक, वो दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, पाई 1 इज ऑलवेज इक्वल टू पाई 2। इसको आइस ऑस्मोटिक भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड। तो कभी ऐसा कहा जाए न्यूमेरिकल्स में, अगर ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट आइसोटोनिक का दिया जाए तो आपको वो बता रहे हैं कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स को इक्वेट कर दीजिए। तो इस तरह से कंडीशन अगर दी हो तो आप एग्जाम में इनको इक्वेट करके सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो ये मत देखते रहना कि पाई 1 और पाई 2 तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक और आ रहे हैं। हाइपरटोनिक होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एंड हाइपोटोनिक वो होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ठीक है। अभी जैसे एक क्वेश्चन ले रही हूँ, हाइपरटोनिक जो होता है ना जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। अभी अभी मैंने बताया था। अब इसका एक रेलिवेंट सा क्वेश्चन भी बता देती हूँ। एट अ गिवन टेम्परेचर osmotic pressure of a concentrated solution is dash, and the options given to you are higher than dilute, then comes आपका lower than dilute solution। osmotic pressure concentrated वाले का कैसा होगा मैंने अभी भी बताया था आपको, तो सोच के रखिए। I'll get back to you for the answer। दोनों का सेम है या डी है, कांट कमेंट। क्यों नहीं कमेंट कर सकते भाई? बिल्कुल कर सकते हैं, हायर है। क्यों हायर है? रीजन इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन द ग्रेटर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एप्लीकेशन तो कितने ही होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड सेल इज डिप्ड इन सो एंड सो सॉल्यूशन, उसके ऊपर है। तो ये थोड़े एप्लीकेशंस हैं, पढ़ लेना, गो थ्रू, एक रीडिंग मार लो, बहुत है। ऐसा कोई रटना उठना नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ आपने एक रीडिंग लेनी है और कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद का जो रिवर्स ऑस्मोसिस आ रहा है दैट इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक एडिमा डिजीज़ जो है, पफी टिश्यूज़ जो बन जाते हैं, जो लोग मोटे हो जाते हैं बहुत फूले फूले से, वो नमक ज़्यादा खाने की वजह से होते हैं, क्योंकि वाटर का डिटेंशन बढ़ जाता है उनकी बॉडी में। तो उसको पढ़ लेना। फिर आता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरीफिकेशन। आरओ जो हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन एंड उसका प्रिंसिपल लाइन बिहाइंड, इस तरह से तैयार कर लो। 3 टाइप्स में काम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ये पूरा दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। ये स्पेशली जो ये नीचे की लाइन है ना, ये वाली जो है, ये MCQ में भी आती है। मेरी इच्छा थी एक बार ये वाला न्यूमेरिकल एक ऐसा क्वेश्चन भी देने की, लेकिन मैंने दिया नहीं फिर। और ये सेल्यूलोज एसीटेट जो है, देखो इस परमेबल, ये आपका आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। आप आर्टिफिशियली कागज़ को गला के भी बना सकते हो। सेल्यूलोज नाइट्रेट भी आता है, सेल्यूलोज एसीटेट भी आता है ना, तो इस तरह से आप काम में ले सकते हो। डिसैलिनेशन क्या होता है ये पढ़ लेना, किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ तक तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे में आ रहा है नॉर्मल मोलर मासेस, जो कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर से दिया जाता है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर इस बार अनफॉर्चुनेटली हटा दिया है, तो आपका काम, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहूँगी, फॉर्चुनेट हो आप लोग, क्योंकि आपके पास बहुत कम काम रह गया है। तो एटलीस्ट जब थोड़ा सा है तो उसके साथ तो जस्टिस कर सकते हैं। गो थ्रू द एनसीईआरटी को पहला रेफरेंस मीटर मान के चलें, न्यूमेरिकल्स इसके सारे सॉल्व करें। अगर ये सब बिल्कुल अच्छे से कर पाते हैं देन ट्राई फॉर द रेफरेंस बुक्स। इसको छोड़ के अगर आप रेफरेंस की तरफ गए तो विल बी टोटली कन्फ्यूज। सीबीएसई इस बार बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं, एंड इसीलिए एनसीईआरटी को ही पहले पढ़ें। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं कह रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अदर रेफरेंस बुक्स ऑल्सो, है ना। बट बेसिकली इसको लेकर के चलें, ठीक है। कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।